जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा दोनों दोस्त, लेकिन मकसद दोनों के अलग अलग। कहा जाता है कि जनरल फैज़ इमरान खान से बहुत मुतासिर थे। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान की जो पॉलिसीज़ थीं वो ऐसी थीं जिससे मुल्क ने ऊपर जाना था, और ये पहला मौका नहीं जब आर्मी चीफ़ और ISI चीफ़ की राहें जुदा हुई हों। इससे पहले मुशर्रफ और हमीद गुल में भी फड्डा रहा। हमीद गुल ने मुशर्रफ पर इल्ज़ाम लगाए कि उसने पाकिस्तान को बेच कर रख दिया और मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने एक्शन लिया और मेरे बच्चों का कारोबार तबाह कर दिया। अब देखें, अगर ये बात सच है जो अक्सर लोग भी कहते हैं कि बाजवा और फैज़ दोस्त थे, तो दोनों मिलकर ही गेम खेल रहे थे इमरान खान के साथ। लेकिन अगर ऐसा होता तो कमर बाजवा फैज़ हमीद को एक्सटेंशन लेने देते ताकि दोनों गेम खेलते रहते। लेकिन कमर बाजवा ने ऐसा इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान को बहुत प्रोटेक्ट करने लग पड़े थे और हाल ही में PTI की कॉर्नर मीटिंग में भी पहुंचे, जिससे ये बात साबित होती है कि वो PTI के साथ खड़े थे। और इमरान खान ने भी अपनी स्पीच में कहा कि जब जनरल फैज़ हमीद को एक्सटेंशन नहीं लेने दी गई तो हम समझ गए थे कि बाजवा साहब हमारी हुकूमत को गिराना चाहते हैं। यानी इमरान खान ने कहा कि हमने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, लेकिन जब हमने उनसे एक्सटेंशन के बारे में कहा तो उन्होंने फैज़ हमीद को एक्सटेंशन नहीं लेने दी। अब सवाल यहाँ ये है दोस्तों कि परवेज़ इलाही को क्या डर है फैज़ हमीद से, और कैसे फैज़ हमीद ने इमरान खान को बचाने की कोशिश की थी। इसके बाद आपके सामने रखेंगे कि रेकोडेक के ज़खायर से कितने अरब सालाना बलूचिस्तान को मिलेंगे, और अगर ये पैसा बलूचिस्तान को हर साल मिलता रहा तो बलूचिस्तान की एक तकदीर बदल जाएगी। अब देखें, परवेज़ इलाही ने क्या इल्ज़ाम लगाए हैं फैज़ हमीद पर। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद ने हम पर बहुत जुल्म किए। फैज़ हमीद तो हमें जेलों में डालना चाहता था, हमारे ऊपर केसेस करना चाहता था, लेकिन बाजवा ने हमें इससे बचाया। परवेज़ इलाही कहते हैं कि जब मैंने बाजवा को कॉल की तो फिर बाजवा ने इसको झाड़ा, यानी कि फैज़ हमीद को, फिर ये सीधा हुआ। अब इस पर इमरान रियाज कहते हैं कि परवेज़ इलाही सही कह रहे हैं। चौधरी बरादरान पर जनरल बाजवा के एहसानात हैं। चौधरी बरादरान पर नैब के केसेस जनरल बाजवा के कहने पर ख़त्म हुए और नैब से इन्हें रिलीफ मिला। अब देखें, इमरान खान यही तो कहते हैं कि जब इनकी फ़ाइलें एस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद हैं और एस्टेब्लिशमेंट को मालूम है कि ये कितने करप्ट लीडर हैं, तो जाहिर है फिर एस्टेब्लिशमेंट ने इनसे काम भी लेने हैं। अब इमरान खान की कोई करप्शन नहीं थी तो ये कैसे इमरान खान को ब्लैकमेल करते, तो उन्होंने इमरान खान को निकाल ही दिया। हुकूमत भी सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना का केस ही निकाल सकी है अभी तक, इसके अलावा वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो हमारे सियासतदान असल में करप्ट हैं, इसलिए ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते हैं ताकि इनको कोई निकाल ना सके और पकड़ ना सके। अब खबर ये है कि जब कमर बाजवा को एक्सटेंशन मिली थी बकौल परवेज़ इलाही के, तो फैज़ हमीद ने हम पर प्रेशर डाला। नैब केसेस बना रहे थे हम पर ताकि कमर बाजवा को एक्सटेंशन ना मिल सके, हम इसके ख़िलाफ़ वोट दें। तो यहाँ मुमकिन है कि जनरल फैज़ हमीद को मालूम हो कि बाजवा को अगर एक्सटेंशन मिल गई तो फिर वो इमरान खान की हुकूमत को गिरा देगा, और यहाँ से फिर दोनों के ताल्लुकात भी ख़राब होना शुरू हुए। तो अब आप मीडिया में भी देख रहे होंगे दोस्तों, जो इमरान खान के मुखालिफ हैं मीडिया हाउसेस, वो कमर बाजवा का इमेज ठीक करने में लगे हुए हैं, जबकि फैज़ हमीद को बुरा भला कहते हैं। और अभी जब मीडिया पर यह खबरें भी चली कि शायद फैज़ हमीद PTI को ज्वाइन करने लगे हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा परेशान भी परवेज़ इलाही हुए होंगे, क्योंकि इनको लगा होगा कि फैज़ हमीद PTI में आ गए तो यहाँ भी इनको काउंटर करेंगे। तो असल वजह दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन है। अगर हमारे सियासतदान सिर्फ ख़ुद को इस करप्शन से अलग कर दें तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो इन पर केसेस करें, इनको डराएं धमकाएं। इमरान खान को ये डरा नहीं सके, वो इसलिए क्योंकि इनको मालूम था कि इमरान खान करप्ट नहीं है। तो इमरान खान को PTI के बाकी लोगों की वजह से डराया गया, और कमर बाजवा ने इमरान खान को कहा कि इमरान खान साहब, आपके लोगों की हमारे पास फाइलें और वीडियोस हैं। यानी इमरान खान से ये काम निकलवाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान ने इनके काम नहीं किए, जिस वजह से इमरान खान को इन्होंने निकाल दिया रजीम चेंज करके। अब दूसरी जानिब दोस्तों, बलूचिस्तान की भी तकदीर बदलने जा रही है। हर साल बलूचिस्तान को अरबों रुपए रेकोडेक से मिलेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने वाज़ेह किया है कि रेकोडेक मंसूबे से सूबों को बगैर किसी सरमायाकारी के सालाना 300 अरब रुपए हासिल होंगे। ये सरमायाकारी का गेट वे है।
کوئٹہ میں 10ویں نیشنل ورک شاپ کی اختتامی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ ریکوڈک منصوبہ $8 ارب کی بیرونی سرمایہ کاری لا رہا ہے۔ معاہدے کو سیاسی بنانا ملک اور صوبے کے مفاد میں نہیں ہے۔ پاک فوج نے معاہدے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ بلوچستان کی معدنیات صوبے اور ملک کا مستقبل ہیں۔ ریکوڈک منصوبہ بلوچستان میں سرمایہ کاری کا گیٹ وے ہے، جس سے وفاق نے اپنا 25% اور ہمارا 15% کا حصہ اپنی جیب سے خریدا ہے۔ اب ہم بغیر کسی سرمایہ کاری کے 25% منافع کے مالک ہیں۔ عبدالقدوس بزنجو نے مزید کہا کہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو ملک کے اثاثے جرمانے میں چلے جاتے۔ ہمیں کسی قسم کے اخراجات اور خرچے کے بغیر سالانہ 300 ارب روپے ملیں گے، جبکہ 200 ارب روپے وفاقی حکومت کو ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت ہم جب چاہیں اختیار واپس لے سکتے ہیں۔ انسرجنسی سے بلوچ علاقے شدید متاثر ہوئے، دونوں طرف اپنے ہی لوگ مرے۔ پاکستان مضبوط اور بہت سے ملکوں سے بہت اچھا ہے۔ ریکوڈک منصوبے کا تاریخی معاہدہ لندن میں طے پا گیا۔ معاہدے پر بیرک گولڈ کارپوریشن کے نمائندے نے دستخط کیے، جبکہ حکومت پاکستان کی جانب سے وفاقی نمائندے نے دستخط کیے۔